नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर और मनी 9 के आई ओपनर के तीसरे एपिसोड में। मेरा नाम है रोहित कौशिक और आज के आई ओपनर पर चर्चा करने के लिए एज ऑलवेज संदीप ग्रोवर जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आज पहले मैं सर थोड़ा सा बता दूं कि हम बात करने क्या वाले हैं, फिर थोड़ा डिटेल में सर से समझेंगे उस चीज़ को। हम बात करने वाले हैं प्राइवेट क्रेडिट पर, मतलब जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां ले लीजिए, आजकल खासकर वो प्राइवेट क्रेडिट की तरफ ज़्यादा उनका रुझान हो रहा है और बैंक या उनकी बनिस्पत, मतलब जहां से आप इजीली कर्ज वहां से ले सकते हैं, उनकी बनिस्पत अब प्राइवेट क्रेडिट की जगह ट्रेडिशनली जो है ट्रेडिशनल के मुकाबले, हाँ, उसके मुकाबले में बाहर से कर्ज लेना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। क्यों पसंद कर रहे हैं, यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे आज के आई ओपनर में। और ये हेल्पफुल है या नहीं ये भी समझेंगे। कितना हेल्पफुल है ये भी जानने की कोशिश आप करेंगे। खुद ही पूछेंगे सवाल, आपके मन में ही सवाल आ जाएगा। ये आने शुरू हुए हैं, पहले तो यही सवाल है कि बाहर क्यों जा रहे हैं जब और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो चलिए सर, शुरुआत करते हैं शो की। सबसे पहले तो यही बता दीजिए आप, क्योंकि शुरुआती शो की इसी चीज़ से है कि भाई बड़ी बड़ी कंपनियां बुलिश क्यों हैं बाहर के कर्जों की तरफ, ऑप्शंस होते हुए प्राइवेट क्रेडिट का प्रचलन क्यों बढ़ रहा है, क्यों फोकस कर रही है कंपनियां, राइट? पहले तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा ये प्राइवेट क्रेडिट क्या है। मैं थोड़ा समझ गया, पर हाँ हमारी जनता के लिए तक आपने एक्सप्लेन किया, क्योंकि बैंकों से आप लोन लेते हैं, जब आप डेट लेना ही है, कर्ज लेना ही है, प्राइवेट क्रेडिट या फिर ये जो ऑप्शन है इसको छोड़ देते हैं। पहले डेट को ही समझिए। डेट क्या है? आप बैंक से लोन लेते हैं, हम भी डेट लेते हैं, हम कोई घर खरीदते हैं या गाड़ी खरीदते हैं, ऑटो लोन, होम लोन लेते हैं, हम कार लोन लेते हैं, बाइक्स पे भी लोग लोन लेते हैं, तो वो डेट ही है, वो बैंक्स का लोन हो गया। अब कॉर्पोरेट्स के पास इक्विटी का ऑप्शन है, जो कंपनियां लिस्ट करवाते हैं बाजार में पूंजी रेज करने के लिए, जो आईपीओ आते हैं, फिर वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते हैं, जो शेयर बाजार पूरा चलता है। ये दो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जो आपको मैं कह रहा था, पारंपरिक तरीके हैं जिससे आप पैसा रेज कर सकते हैं। अब बैंक लोन की जहाँ तक बात है, अगर आप एनबीएफसी से लेंगे तो डबल डिजिट हो सकता है आपका ब्याज दर पहुंच जाए, नहीं तो बाकी केसेस में 7-8-9% तक आपको ब्याज पे मिल जाते हैं लोन। कॉर्पोरेट्स हुए या फिर होम लोन हुआ या फिर कार लोन भी हुआ, ऑटो लोन भी हुआ, मिल जाते हैं। लेकिन एनबीएफसी से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, उससे भी ज़्यादा महंगा कर्ज जब आप ये वाले ऑप्शन छोड़कर खरीदते हैं, बैंक इक्विटी शेयर बाजार से, जब आप शेयर जारी कर पैसा रेज करते हैं तो उसे इक्विटी फंडिंग बोलते हैं, जो कि ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट समझी जाती है, क्योंकि आपके ऊपर कोई देनदारी नहीं है। डिविडेंड देना नहीं देना, और डिविडेंड देना भी आपके ऊपर कोई देनदारी नहीं है ना, वो तो आप पैसा कमाया, आपने मुनाफा बनाया, उसका लाभांश देते हैं ना। एग्जैक्टली। मुनाफे का कुछ हिस्सा ही तो आप डिविडेंड के रूप में देते हैं। उसको छोड़कर ये एक प्राइवेट क्रेडिट, इसको मैं हिंदी में अगर आपको समझा सकूं ना, अगर इसका मैं अनुवाद नहीं कर रहा हूं, बस आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, महंगा कर्ज, थोड़ा महंगा भी है और कर्ज भी है, हाँ, हटके, वैसे तो प्राइवेट क्रेडिट है। प्राइवेट क्रेडिट मतलब ये जो बैंक और इक्विटी को छोड़ के, जो ट्रेडिशनल वेज हैं उनको छोड़ के, जो एनसीडीज हुए या फिर और जरिए हुए जिसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह सब चीज़ें हो गई, ये जो चीज़ें हैं, या फिर कोई भी बंदा, कोई प्राइवेट इक्विटी फर्म ले लीजिए, कोई और बड़ा निवेशक आपके ग्रुप में आके आपके बिजनेस को आके फंड कर देता है किन्हीं टर्म्स पर। मैं उसके एग्जांपल्स देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। आसान में भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्रेडिट ये है क्या, मतलब प्राइवेट क्रेडिट। तो इसका प्रचलन अब भारत में बढ़ रहा है। कुछ साइलेंटली चीज़ें हो रही हैं ना, जो अनटच चली जाती हैं, जिनको नोटिस नहीं किया जाता ना, वो चीज़ें हम आपके सामने, तो अभी से सवाल आने लग गए। हाँ, थोड़ा सा मैं आप अगर इजाज़त दें तो मैं ज़रा एक दो एग्जांपल्स दे दूं, फिर आपके जाहिर सी बात है दर्शकों के मन में भी सवाल होंगे। मैं तो यही मानता हूँ कि आप सवाल पूछ रहे हैं तो मैं एड्रेस कर पा रहा हूँ उनको। उसके बाद भी कोई सवाल है कमेंट में आप बता सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, दोबारा भी हम इसको एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पहले 1-2 वीडियोस जो हैं वो अच्छा रिस्पॉन्स मिला है उनको, मतलब दर्शक देख रहे हैं, आपकी लोकप्रियता है। नहीं सर लोकप्रियता आपकी है और उसके लिए शुक्रिया। मेरी नहीं है, ये केवल इनका प्यार है एक तरह से, और जो कॉन्फिडेंस है इनका कि हाँ यार कुछ अच्छा सीख के जाएंगे, कुछ बताएंगे। तो पढ़ने का अपना पहले दिमाग खोलते तभी तो किसी का खोल पाएंगे, मतलब तो पढ़ने का एक प्रोत्साहन मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है जी, और दर्शकों के कमेंट से भी ये काफ़ी हद तक मिलता है। तो एग्जाम्पल्स की मैं बात कर रहा था, एक है शाहपुर जी पलोंजी वाला। अब शाहपुर जी पलोंजी से आप वैसे कहेंगे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन जितने भी लोग टाटा ग्रुप की कंपनियों में निवेश करते हैं ना, उनका शाहपुर जी पलोंजी से वास्ता है, ऑटोमेटिकली है। आप माने ना माने, मैं जब एग्जांपल दूंगा ना तो समझ आ जाएगा, लास्ट लाइन जब बताऊंगा इस एग्जांपल की तो समझ आ जाएगी। तो शाहपुर जी पलोंजी ने क्या किया, $3.5 अरब जुटाए।
ज़्यादा किसी ने इसकी चर्चा भी नहीं करी। मई का ही मामला है ये, ओके, हम जुलाई में बैठे हैं, जी। मई की बात है। एनसीडीज के जरिए जो इन्होंने रकम है वो जुटाई है। अब आई ओपनर इसमें क्या है ना, या फिर जो आई पॉपिंग क्या है, उसकी ब्याज दर, जो पैसा ये ब्याज के रूप में देंगे। मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, कूपन रेट होता है उसमें, मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। 19.75%, पौने 20% की सालाना यील्ड है। 3 साल के लिए इन्होंने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए ये पैसा रेस किया है। डेट का ही एक फॉर्म है, एनसीडीज, ठीक है। अब इस पे ये कह रहे हैं कि हम 19.75% की सालाना यील्ड पर 3 साल के लिए रकम जुटा रहे हैं, और मैच्योरिटी पर, यानी कि जब 3 साल की पूरी रकम हो जाएगी ना, ध्यान से सुनिएगा जी, जब 3 साल की पूरी मियाद हो जाएगी तब हम ये 19.75% ब्याज देंगे, कंपाउंडेड। 100 रुपये लिया, 119.75 हुए, फिर 119.75 पर 19.75%, फिर जब उसके ऊपर लग गया, फिर तीसरे साल एंड जब होगा 119.75 वाले पे 19.75% ब्याज, फिर उसके ऊपर 19.75% 3 साल का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, जिसको चक्रवर्ती ब्याज, वो वाला ब्याज लगेगा। 19.75% पे पैसा रेज किया है, महंगे से भी ज्यादा महंगा दिख रहा है। अब आप समझे क्यों मैं महंगा कर जिसको कह रहा हूँ। वैसे टेक्निकली एक्सप्लेन नहीं होता प्राइवेट क्रेडिट उस तरह से जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन इससे आपको पता चल जाएगा कि किस एक्सटेंट तक कॉर्पोरेट जा रहे हैं पैसा लेने के लिए। और छोटी मोटी रकम नहीं, $3.5 बिलियन की रकम है। बहुत बहुत बड़ा नंबर, मतलब रफली 8,500 करोड़ बनता है, तो 3 बिलियन और 3.5 बिलियन ऑलमोस्ट आप कहाँ 27-28 हज़ार करोड़ पर पहुंच जाएंगे। और उसमें आप देखिए करेंगे क्या, ये अपने कर्ज की रीफाइनेंसिंग करेंगे। जो पहले कर्ज लिया है उसको बदलेंगे, उसको इससे बदलेंगे। एक तलवार को, मतलब एक म्यान है उसमें। मेरे गले में सवाल अटका हुआ है सर। हाँ, रुकिए तो पहले जरा टाटा वाली तो पॉइंट समझा दूं। जी। और अपने ऑपरेशंस को ये सपोर्ट करेंगे, नो डाउट। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कोई भी पैसा लेता है, और पहले का जो कर्ज है उसकी रीफाइनेंसिंग करेंगे। अब रही बात, इस फंडिंग के लिए इन्होंने कुछ गिरवी भी रखा है। ऐसा नहीं है कि 20% के ब्याज पे इनको पैसा मिला, 0.25% पे। टाटा सन्स में इनकी होल्डिंग है, आई थिंक 18% के आसपास। उसका एक छोटा हिस्सा इन्होंने गिरवी रखा है इस पैसे को रेस करने के लिए। 20% के आसपास ब्याज पे पैसा रेस कर रहे हैं, और उसके लिए ये टाटा ग्रुप में अपनी जो हिस्सेदारी है, टाटा सन्स में जो होल्डिंग कंपनी है टाटा ग्रुप की, वो 18% बहुत पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। वो अलग एक मुद्दा है जिसके ऊपर पूरा वीडियो बन सकता है। इस वजह से साइरस मिस्त्री एक बार टाटा सन्स के चेयरमैन बने लोगों को पता होगा कि ये वाला मामला तो बहुत तूल पकड़। तो अब आप समझे होंगे कि अगर आप टाटा ग्रुप की किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो ना चाहते हुए भी आपका एक्सपोजर है ये शाहपुर जी पलोंजी, जिसने 0.25% पे पैसा रेस किया, और आप ही की टाटा ग्रुप की जो होल्डिंग कंपनी है उसका स्टेक गिरवी रख के। ये एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल दे दीजिए, फिर मैं आपके सवाल लेता हूं। दूसरा है मणिपाल ग्रुप। इन्होंने केकेआर से कुछ $60 करोड़ या $600 मिलियन की रकम जुटाई है। ये कह रहे हैं कि मणिपाल ग्रुप ना 2 चीज़ों के लिए फेमस है, एक हॉस्पिटल यानी कि हेल्थ केयर, और दूसरा एजुकेशन के लिए। 2 चीज़ों के लिए इनको महारत हासिल है। और भी इनके बिजनेसेस हैं, लेकिन इसके लिए ज़्यादा ये फोकस कर रहे हैं। और इन्होंने भी अपनी ग्रोथ के लिए, क्षमता विस्तार के लिए पैसा रेस किया है। हालांकि इसके डिटेल्स हमारे पास नहीं है कि किस लेवल पर इन्होंने पैसा रेस किया, यानी कि कितने ब्याज क्या देंगे या क्या डील हुई है इनकी। लेकिन हाँ, ये हमें ज़रूर पता है कि ये ट्रेडिशनल मेथड नहीं है। और दूसरा, सह्याद्री हॉस्पिटल्स के नाम का इनका उन्होंने एक अधिग्रहण किया था जी, एक्विजिशन किया था, जिसकी फंडिंग के लिए इनको ये पैसा मिलता हुआ दिखा है। तो 2 जून को ये डील हुई थी। तो ये जो शाहपुर जी वाला ये मई का मामला है जी, और ये वाला जो मामला है जून का है। जो बात बहुत पुरानी बातें नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, 1 ही महीने या 2 महीने पुरानी बात है। और तीसरी बात कर लीजिए आप बायोकॉन की। बायोकॉन का आपको याद होगा QIP आया था 4,500 करोड़ का। तो बायोकॉन बायोलॉजिक्स, इनकी जो खुद चेयरपर्सन है किरण मजुमदार शाह, उन्होंने कहा था कि जो हमने ले लिया ना प्राइवेट क्रेडिट, इससे इनके मुनाफे के ऊपर असर आ रहा है। जाहिर सी बात है, जब आप महंगा कर्ज लेंगे, क्यों लेंगे, मैं उसका जवाब भी दे दूंगा। वही अटका हुआ है सर गले में, क्यों लेते हैं भाई, क्यों जरूरत पड़ गई भाई 20% के ऊपर लोन लेने की। यही सवाल मेरे गले में अटक रहा है। ऐसी चीजें वो लोग करते हैं जब यहाँ तक पानी आ जाता है या यहाँ तक आ जाता है कि यार मेरे को कोई पैसा देने को तैयार नहीं और मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए। मुझे लग रहा है यही आई ओपनर भी है शायद इसका, नहीं? यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि ऐसी चीजें भी हो रही हैं कॉर्पोरेट इंडिया में, और छोटे लेवल पर नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि कितना बड़ा मार्केट हो गया इसका। $3.5 बिलियन एक तरफ, $60 करोड़ एक तरफ ये रेज किए गए हैं। और बायोकॉन बायोलॉजिक्स ने क्या किया था, वियाट्रिस नाम की एक कंपनी है, इसका बायोसिमिलर कारोबार खरीदा था। उस समय इनका ये कर्ज बढ़ गया था। इसी
तरीके से प्राइवेट क्रेडिट से इन्होंने अपना वो लिया था, और इस वेंचर डेट से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने ये 4,500 करोड़ रुपए का QIP किया है। तो अलग अलग रूप है प्राइवेट क्रेडिट के। स्ट्रक्चर्ड वेंचर डेट था जिसके जरिए इन्होंने पैसा रेज किया था इस डील को फंड करने के लिए या इस एक्विजिशन को फंड करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको अंदाजा लग गया होगा कि क्यों ये पैसा रेज किया जाता है, मतलब किस चीज के लिए, या मतलब क्या करते हैं इस पैसे का, टेक्निकली ये क्या कर रहे हैं, क्या लेकिन किया जाता है इस पैसे का, वो आपने समझ लिया। बिजनेस के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, विस्तार के लिए, या अधिग्रहण के लिए, ऐसी कुछ चीज़ें हैं। मैं आगे आपको बता भी दूंगा, लेकिन हाँ ये बात तो है, मैंने आपको 3 एग्जांपल दे दिए जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये इवॉल्व हो रही है चीज़, एंड नॉट एट स्मॉलर लेवल, बहुत बड़े लेवल पर। सब मेरा जो सवाल है ना एक्चुअली अगला, जैसे कि मैं अभी कह भी रहा था कि मुझे वो ही आई ओपनर लग रहा है जो अब आप बताने वाले हो आगे। और सवाल ये है सर, आप भी समझ गए होंगे और अभी आपने खुद भी एक्चुअली सवाल बोल ही दिया है, मैं बस अपने गले से निकाल रहा हूँ कि अटका हुआ है कि सिर्फ ब्याज नहीं है इस पे। पहली बात तो कर्ज बहुत बड़ा है, जैसे आप अगर शाहपुर जी पलौन की बात करें, इट्स $1 बिलियन क्रेडिट है, और 27-28 हज़ार वो भी आप प्राइवेट किसी प्लेयर से बाहर से ले रहे हैं, आपके पास ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं उनको छोड़कर आप ले रहे हैं। बाजार जैसा ऑप्शन आपके पास है जहां बिना सिरदर्दी का पैसा आपके पास आ सकता है। तो ये चूज करने का कारण एक, अच्छा ये 29,750 करोड़ है, मैंने कैलकुलेट कर लिया, ऑलमोस्ट 30,000 करोड़, $3.5 बिलियन। अगर 8,500 करोड़ से भी आप लगभग 29 से 30 हजार करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज नहीं, चक्रवर्ती ब्याज के तौर पर इन्हें चुकाना है बीते, मतलब अगले 3 साल में। और जब मैं पढ़ रहा था ना, मैंने 2-3 लोगों से कंफर्म किया, मैंने आप बोलिए तो ही मैं जाके बोलूँ आगे। ये चक्रवर्ती है ना 19.75% तो मुझे लिखा हुआ दिख रहा है, कंपाउंडेड 3 साल के बाद। सर जरा कई आई ओपनर है इसमें। इफ पॉसिबल सर ये इसका वो भी निकाल सकते हैं कि कितना कैलकुलेट करके बता दूं। CAGR तो सिंपल, आप कहीं भी गूगल पे डालिए, एक्सेल पे डाल दीजिए, CAGR का फॉर्मूला है, आप नंबर डालेंगे उसमें आपको बता देगा कितना हो जाएगा टोटल। पर डेफिनेटली 29-30 हजार करोड़ तो सिर्फ लिया है, और उसका देने का हिसाब जाहिर तौर पर, वो भी चक्रवर्ती ब्याज के तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा अमाउंट होगा। पर सवाल सर वहीं आके अटकता है कि क्यों ऑप्शंस होते हुए भी इतना महंगा कर्ज लेने की क्या आवश्यकता, क्या डूब गई हैं, डूबने की कगार पर हैं, जो गले में फांस अटकी हुई है और निकालने के लिए ये बाहर से पैसा उठाना पड़ रहा है। सही जा रहे हैं आप, बिल्कुल सही जा रहा हूँ। उससे पहले जरा ये देख लीजिए कि ये जो पूरा प्राइवेट क्रेडिट की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये मार्केट कितना बड़ा हो गया जी, जिसमें AIFs भी आते हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स भी आते हैं, जी। तरह तरह के इन्वेस्टर आते हैं जो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, आपकी कंपनी को फंडिंग देने के लिए तैयार है। भाई पैसा पैसे को चेज करता है, स्टॉक मार्केट में भी यही होता है, जहाँ पैसा बनेगा, रिटर्न मिलने की उम्मीद है, वहाँ पे आके बंदा आपको फंडिंग करेगा ही करेगा। अब ये 2012 में अगर आप देखें ना, ये जो कोलैटरल वाली डील्स होती हैं या गिरवी रख के पैसा रेज करना फंसी में, ये काफी सीमित था। सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं। प्राइवेट क्रेडिट जो ना सीमित था 2012 तक अगर हम बात करें, तो इसमें ज्यादा करके ना LAP होता था, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो हुआ, आपने प्रॉपर्टी गिरवी रख दी या प्रॉपर्टी के लिए आपने कुछ पैसा रेज किया, ये वहीं तक सीमित था, ये वाले जो ऑप्शंस हैं। लेकिन 2024 तक अगर आप देखेंगे, जो लास्ट नंबर हमारे पास है, उसमें अगर आप देखेंगे तो $10 बिलियन का ये मार्केट हो गया। यानी कि मार्केट कैसे बनता है, मतलब जितना पैसा आपने रेज किया या कॉर्पोरेट्स ने रेज किया बेसिकली जी। तो अब ये जो H1 2025 यानी कि 2025 की पहली छमाही के नंबर बता रहे हैं ना, वो ये बता रहे हैं कि अब तक ये कुछ $6 बिलियन के आसपास हो चुका है। लोकप्रियता बढ़ रही है। हाँ, तो अगर 6 को आप एक्स्ट्रापोलेट करें, यही नंबर भी रह गया दूसरे हाफ में भी, तो $12 बिलियन हो जाएगा। तो जो 2024 में $10 बिलियन था, यानी कि कुल मिला के कॉर्पोरेट्स ने 2024 में इस रूट के जरिए $10 बिलियन की रकम जुटाई, उतना मार्केट हो गया। अब ये $6 बिलियन पहले ही हाफ में हो चुका है, जून तक के आंकड़े। तो साइज देखिए, वूपिंग किस तरह से ये बढ़ रहा है। अब आपका सवाल को एड्रेस करूं उससे पहले ना, जरा ये देख लीजिए किन कंपनियों के लिए सही रहता है ये, किनका प्रेफरेंस रहता है इसकी तरफ। ये भी मैं आपके सवाल को एड्रेस करूंगा। जी ये भी पहले जरा ये समझ लीजिए कि किन कंपनियों के लिए ये प्राइवेट क्रेडिट सही है, ये कौन ऑप्ट करता है इस चीज को। प्राइवेट क्रेडिट फंड्स का जो पूंजी की जरूरत वाली कंपनियां है ना, उन्हीं के ऊपर ज्यादा फोकस होता है जिनको फंडिंग की जरूरत होती है। तो जाहिर तौर पर वहाँ फंसी वाली
फंसी सोफिस्टिकेटेडली मैंने बोला कि हाँ Exactly. फंडिंग की जरूरत वाली, फंसी मतलब पैसे की जरूरत है, जिनको किल्लत नीड है, नीडी है, उनके लिए ही तो वो ये काम डर्थ ऑफ करेंगे। फंडिंग बोलते हैं ना, जैसे मतलब फंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, पूंजी की किल्लत, किल्लत, बिल्कुल किल्लत में है ये उनके लिए है ये। उन्हीं को फंसाने के चक्कर में रहते हैं। पर ये तो रिस्क इनके लिए भी बढ़ता होगा नहीं? तो हाई रिस्क हाई रिटर्न तो बोलते ही हैं। एग्जैक्टली, हो गया। और कंपनियां क्या समझती हैं कि बैंकों का लोन हुआ या फिर इक्विटी का जो एक ऑप्शन है, इक्विटी फंडिंग जो होती है, जी उसका जो विकल्प तलाश रही होती कंपनियां है ना, जिनको क्यों नहीं करती हैं वो मैं आपको बताता हूँ जी जी जी। कि ये इक्विटी वाला भी पार्ट क्यों नहीं करती हैं, सस्ता है उसके बावजूद भी, या बैंक से लोन क्यों नहीं लेते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इन दोनों ट्रेडिशनल ऑप्शंस के बजाय या इसका विकल्प ढूंढ रही कंपनियों यही करती हैं प्राइवेट क्रेडिट का रुख। ठीक है, ग्रोथ कैपिटल के लिए, रियल एस्टेट के लिए, अधिग्रहण की फंडिंग जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसके लिए प्राइवेट क्रेडिट फंड्स का इस्तेमाल होता है, या फिर कुछ पर्टिकुलर स्पेशल इस्तेमाल के लिए, या फिर कुछ टाइम बाउंड कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं, टाइम सेंसिटिव कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं, जी उनका उसके लिए ये प्राइवेट क्रेडिट का रुख करती हैं ये कंपनियां। ठीक है, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जी। अब आती है बात आपकी कि आखिर इन कंपनियों को ये महंगा कर्ज पसंद क्यों है, या फिर क्रेडिट जो प्राइवेट क्रेडिट है उसका रुख ये क्यों करती है। होता क्या है, देखिए आप एक कंपनी रन करते हैं, जब आप पैसा रेस करेंगे, इक्विटी रेस करेंगे, तो इक्विटी डाइल्यूशन एक वर्ड होता है जी। यानी कि जब नई हुई कंपनी आती है, पहले प्रमोटर के पास 100% स्टेक है। एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ, 100 शेयर थे, उसके पास 100% स्टेक था। अब अगर वही 100 शेयर जो हैं वो बढ़कर अगर 150 हो जाएंगे, ठीक है, तो प्रमोटर की हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी, 100 डिवाइडेड बाय 150, यानी कि आप मान लीजिए कुछ 66% के आसपास। सिंपल एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब जब आप नए शेयर इशू करेंगे, पैसा रेस करेंगे, आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आप शेयर ही तो इशू करते हैं, या तो आप एग्जिट रूट देते हैं, किसी को ओएफएस का पार्ट होता है। जब वैसे टिपिकली देखा जाए, आइडियली कोई कंपनी आईपीओ क्यों लाती है, पैसा रेस करने के लिए, पूंजी रेस करने के लिए, सस्ता जो जरिया है पैसा रेस करने का वो यही है। आप एक्सपैंड करना चाहते हैं, नया प्लांट लगाना चाहते हैं, अधिग्रहण करना चाहते हैं, एक्चुअली यू वांट टू ग्रो। जब आप ग्रो करना चाहते हैं तो आप पूंजी की तलाश में रहते हैं। इक्विटी इज द चीपेस्ट अवेलेबल फॉर्म ऑफ फंडिंग। ठीक है, उसको भी छोड़ के आप अगर इस रूट से आते हैं तो इक्विटी डाइल्यूशन नहीं आप चाहते। मुझे मेरी कंपनी का कंट्रोल मेरे पास ही रहे, मेरी हिस्सेदारी जो मेरा कंट्रोल है वो कम नहीं होना चाहिए। अब आपको समझ आई क्यों जाते हैं उस तरफ, चाहे मेरा कंट्रोल बना रहे, मेरी कंपनी है, मैं अपना कंट्रोल नहीं छोड़ूंगा। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मतलब भले ही डूब जाएंगे लेकिन अपनी कंपनी का कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। कुछ तो होगा ना पीछे, ये एक बड़ा कारण बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, दूसरा होता है, मतलब फिर आप भले ही कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं, बिजनेस साइकिल्स होते हैं, एनवायरनमेंट कई बार बदलता है, आप उसमें चाहते हैं कि मुझे फंडिंग मिल जाए, मैं ये बुरा दौर या फिर ये कहते हैं ना कि एक टफ फेज जो होता है उसमें मैं निकल जाऊं, लेकिन मेरा कंट्रोल ना मुझे छोड़ना पड़े। तो उसमें आप क्या करते हैं कि मैं महंगा कर्ज भी ले लूंगा, लेकिन मेरी कंपनी का कंट्रोल मेरे पास बना रहेगा। अब आगे समझ आपकी, सस्ता ऑप्शन आपके पास है लेकिन आप फिर भी नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि आपका कंट्रोल चला जाएगा, सत्ता नहीं जानी चाहिए। फिर बैंकों का लोन क्यों नहीं लेंगे? बैंक क्या होता है, बैंक्स कंजर्वेटिव होते हैं। ओके, अब मैं एक बैंक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस बैंक से लोन लेने के लिए लोग डरते हैं। सरकारी बैंक है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, भाई पेपर वर्क बहुत करता है। अच्छा, बड़े कागज मांगते हैं यार, बड़े चक्कर कटवाते हैं, कागजी कार्रवाई बहुत करवाते हैं। आप समझ गए होंगे, आप चाहें तो कमेंट में बता दीजिएगा। हाँ, लोग डेफिनेटली समझ रहे हैं। इनफैक्ट मैं यही बहुत सारे मामले आते हैं, क्योंकि मैं उनके भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ जो डूबे हैं। मतलब कॉर्पोरेट्स का दिवालिया तो होते ही है ना। अब जेपीएस विजिट का मामला अभी हमारे सामने चल रहा है, अडानी ग्रुप ने सबसे बड़ी बोली लगाई है। तो बैंक्स कंजर्वेटिव होते हैं लोन देने के मामले में, कागजी कार्रवाई या बाकी चीजें जो हैं उससे अगर आप बचना चाहेंगे तो फिर आप बैंक वाली फंडिंग में नहीं जाएंगे। तो अब जब ये तो दोनों केसेस मैंने आपको बता दिए, मार्केट में वॉलेटिलिटी भी आती है जैसा हम अभी देख रहे हैं, उस फेज में भी पैसा रेज करना मुश्किल होता है। आईपीओ क्यों नहीं आते उतार चढ़ाव वाले मार्केट में, जब सेंटीमेंट बाजार का अच्छा नहीं होता? हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता बाजार, ना है ऊपर चलता रहता है ना नीचे आता रहता है, उठापटक वाले सीन भी तो आते हैं। पता है ना कौन बैठा है राष्ट्रपति बन के यूएस में?
तो ये वाले जो उठापटक वाले जो दौर है ना, इसमें हाँ। फंडिंग, इक्विटी फंडिंग रेज करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए भी आप वहां जाते हैं, प्राइवेट क्रेडिट की तरफ रुख करते हैं। दूसरी बात, जल्दी पैसा मिल जाता है आपको। प्राइवेट क्रेडिट जो है, तो ज़्यादा नाटकबाजी, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं, तो पैसा मिल भी जल्दी जाता है आपको और फ्लेक्सिबली मिल जाता है। जैसे मैंने कहा ना, कुछ स्पेशल टाइम बाउंड ट्रांजैक्शंस भी होते हैं। जी। मेरे कुछ लोन की किस्त आ गई या बड़ा डेडलाइन आ गई मेरे सामने कि इस समय तक मुझे मेरा लोन देना था। जो रीफाइनेंसिंग वर्ड होता है ना, बहुत वास्ट है ये वर्ड। तो मुझे टाइम बाउंड पैसा चाहिए, मुझे इस समय पेमेंट करनी है, यार तू मुझे पैसा दे दे, कैसे भी दे दे, कितने भी फंडिंग पे दे दे। याद है ऐसी सिचुएशन आती, यार मैं फंस गया हूँ आके, मुझे पटी फंडिंग के की जरूरत सौदे। है, तू यार कैसे भी करके मुझे यार 10 लाख रुपए अरेंज कर दे, ब्याज ले ले मेरे से, मेरा ये टाइम निकाल दे। ऐसा अक्सर आम आदमी के आम साथ नहीं लोगों के होता, साथ भी होता है, बहुत आम लोगों लोगों को के मैं साथ देखा ही है। नहीं होता, ये बड़ी कॉर्पोरेट्स बड़ी के साथ कॉर्पोरेट्स भी के है। भी साथ होता है। जब ट्रांजेक्शन बड़े होते हैं यार, छोटे छोटे लोग फंस जाते हैं 1-1 लाख पे, तो फिर ये तो करोड़ों की मामली है। फिर दूसरी बात, कुछ फैमिली रिस्ट्रक्चरिंग्स भी होती हैं, बड़े बिजनेस फैमिलीज होती हैं, उसमें कुछ इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग होगी, चलते ही रहते हैं विवाद। ये एक और मुद्दा है, दो भाइयों के बीच की लड़ाई, कैसे कारोबार बटेगा। आजकल तो बहनें भी आ जाती अब हैं, तो क्या ही कहा जाए, बहुत कुछ बहनें भी आ जाती हैं आजकल बहुत तो कुछ अपना है। हिस्सा लेने के लिए, भाई हमारे देश का कानून है। तो उस फलों समय ये जो प्राइवेट क्रेडिट है ना, उसकी भूमिका बढ़ जाती है। अब आपको पता चला कि क्यों कॉर्पोरेट्स इस तरफ जाते हैं, ट्रेडिशनल वे को छोड़कर। बेसिकली वो परेशानी से बचने के लिए और अपनी कंट्रोल को अपने हाथ में रखने के लिए, कंट्रोल इन अपने हाथ में चीजों से। रखने के लिए, फ्लेक्सिबली, टाइम बाउंड, मेरी जरूरत के हिसाब से जल्दी पैसा मिल जाए। जल्दी से पैसा मिल जाए, भले ही उसके ऊपर उन्हें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के तौर पे ज्यादा पैसा ही क्यों ना चुकाना आपके साथ भी पड़े। तो होगा यार, अभी चाहिए पैसा, अभी चाहिए, मुझे जरूरत है, तू मेरे से जितना भी ब्याज ले ले, मेरे को किसी से दिलवा दे यार। हाँ, ऐसा बहुत होता बार है ना? लोगों के सामने सिचुएशन आती है, और नो डाउट ये इतने वही सारे वाला, हमारे दर्शक हैं, क्या ये मालूम किसके ऑलमोस्ट साथ। बिल्कुल वही वाला केस है। ये सिचुएशन है। पर सर, आपने प्राइवेट क्रेडिट को लेकर ये समस्या तो बताई कि ठीक है, महंगा कर्ज है, बहुत महंगा है, थोड़ा बहुत नहीं, और भी कुछ दिक्कतें आती होंगी, कुछ और भी समस्याएं तो होंगी, या इतना ही है? दिक्कतें देखिए, पैसा जरूरत होती है तो आदमी को लगता है कि किसी तरह से मिल जाए, चुकाना भी तो है उसको। चुकाने की बात आपने बिल्कुल सही कह दी कि ये महंगा कर्ज है, तो 100 लेके 120 लौटाने मुश्किल होते हैं भाई। कम से कम 111 या 113 लौटाने पड़ते हैं, क्योंकि इनको कम से कम इतनी उम्मीद होती है कि हमारा इतना रिटर्न बनेगा। ये प्राइवेट क्रेडिट फंड्स जो होते हैं, जो फंडिंग देते हैं, ऐसी वो रूप अलग हो सकते हैं, एनसीडीज हुआ या और जरिए आपने वेंचर डेट ले लिया, कुछ भी कर लिया, एईएफ के जरिए ले लिया, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं उसको सिंपल रख रहा हूँ, महंगा कर्ज। इनकी एक्सपेक्टेशन होती है 11 से 13% हमें रिटर्न मिले नॉर्मल केस में, फंसी वाला मामला नहीं, किल्लत वाला मामला नहीं, नॉर्मल मामले में। और जो दिक्कत वाली कंपनियां होती है, जैसे किल्लत वाला हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि ये फंसी वाला मामला है, उसमें 20% तक की रिटर्न की भी उम्मीद होती है, और वो नंबर आपने देख ही लिया, 1975 का। मरता भी होगा पैसा, नहीं मरता भी है, ठीक है, लेकिन कोलेट्रल भी होता है नीचे, फिर रखी ना टाटा सन्स की हिस्सेदारी। ये बड़ी दिक्कत है, बताओ। महंगा भी मिलेगा और कोलेट्रल भी चाहिए साथ में। भाई जिसके पास आज 100 रुपए नहीं है, वो कल 120 रुपए मुझे कैसे लौटाएगा? मुझे भी पता, मैं तो पैसा अगर है, ऐसा नहीं है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, या मुझे पैसा है, दिमाग भी है, और ज़रूरी नहीं है कि 120 नहीं लौटा पाएगा। कभी कभी दिक्कत का एक फेज़ होता है, फेज़ निकल जाएगा, वो सही भी हो जाएगा। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से जो प्राइवेट क्रेडिट है ना, बड़ा सरदर्द बन जाता है। जैसा हमने बायोकॉन बायोलॉजिक्स के केस में देखा, छटपटाहट सी हो जाती है, यार उतारो इसको। फाइनेंशियल प्लानिंग में भी क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाओ जी, तो सबसे महंगा कर्ज है उसे पहले चुकाओ। तो सबसे पहले क्या चुकाना है, पहले सरदर्दी तो चुकानी है अपनी, ताकि दिमाग से टेंशन रिलीज हो, वो निकल जाए। और यही चीज़ है कि आपका सरदर्द बन जाती है ये, भाई पैसा चाहिए, पैसा दिला दे किसी तरह, पैसा चुकाने में जो दिक्कत होती है ना, वो आपके जी का जंजाल बन जाता है। Exactly. कुछ प्रोमोटर्स के लिए ये लाइफलाइन का काम करते हैं ये फंड्स जी। तो प्राइवेट क्रेडिट से आप अहम फैसले ले पाते हैं, नो डाउट, क्योंकि कंट्रोल आपके पास रहेगा तो ही आप बड़े फैसले ले पाएंगे। लेकिन फंडिंग की कमी में कई बार ऐसा होता है कि आप बड़े फैसले मिस कर जाते हैं। तो अनुमानित रिटर्न के हिसाब से ना आने पर ये आपके लिए दिक्कत बन जाती है।
क्योंकि आप कई बार ऐसा भी होता है ना कि आपने अधिग्रहण किया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा फंसी में ही आप पैसा लेते हो या फिर किल्लत जब हो जाती है, आपने अधिग्रहण किया, आपको लगा मैं ये अधिग्रहण कर लूंगा, मैं इस सेक्टर का बादशाह बन जाऊंगा या मेरे पैसे का रिटर्न आ जाएगा। क्यों बार बार जब फंडामेंटल्स की बात आती है तो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, ऐसी टर्म्स, ऐसी रेशोस आती हैं, इसी से आती हैं। आप कई बार पैसा इसलिए भी लेते हैं, यार मेरे को पता है मेरा धंधा मैं समझता हूँ, मैं अच्छे रिटर्न बना के दे दूंगा आपको, या मैं इसीलिए पैसा ले रहा हूँ। कभी कभी ऐसे भी लिया जाता है पैसा, लेकिन आपके रिटर्न्स आपके अनुमान के हिसाब से नहीं आए, एग्जैक्टली, तो फंस जाएंगे आप। फंस जाएंगे। एक तरफ सरदर्द आपके लिए बैक ऑफ द माइंड तो रहेगा कि 100 का 120 बनाना है, तभी तो आप पे कर पाएंगे, उसको चुका पाएंगे, आप फैसले ले पाएंगे, आपके पास कंट्रोल रहेगा। लेकिन आपके रिटर्न आपके हिसाब से नहीं आए तो फिर दिक्कत की बात हो जाती है। कर्ज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कर्ज हमेशा ही गलत है, इसको लेकर भी बहुत वीडियोस हैं, बहुत डिबेट हुई है कि क्या कर्ज हमेशा गलत है। भाई कर्ज तो ऑलमोस्ट हर कंपनी के पास है, विद इन द लिमिट्स। कहते हैं ना, बिना कर्ज के तो धंधा कोई है ही नहीं आज के टाइम में, जो अपनी जेब से कर रहा है वो धंधा ही नहीं कर रहा है। तो क्रेडिट पे तो दुनिया चलती ही है, चल ही रही ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप क्या उतने रिटर्न्स जनरेट कर पा रहे हैं जितना एक्सपेक्टेड है, ताकि आप अपना फाइनेंसिंग कर पाएँ, अपनी डेट को डेट सर्विसिंग कर पाएँ अपनी, वो वाली बात है। वहाँ पे आके दिक्कत हो जाती है, क्योंकि रिटर्न्स की जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत हाई है, मैंने आपको नंबर दिया भी है। जी सर, अब एक आखिरी सवाल जो कि क्या कहा जाए, क्योंकि ये बहुत महंगा है। इनफैक्ट अभी मैं जब शो एंडिंग पे होगा ना तो मैं कुछ ज्ञान वाली बात भी आपसे जानना चाहूँगा, लेकिन ये महंगा कर्ज एक्चुअली में फ़ायदेमंद है, किस्मत विस्मत बदलता है? क्योंकि जाहिर तौर पर छोटे लोगों या छोटे बिजनेसमैन की तो बात यहाँ क्या ही करें, अभी वो तो बात की बात है, लेकिन जो बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, वो इतना बड़ा कर्ज उठा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपने जैसे कि बताई कि भाई समस्याओं के कारण ये लोग लेते हैं, कुछ और भी कारण होते होंगे, लेकिन क्या इनकी किस्मत बदलने में ये रोल निभाते भी होंगे या फंस ही जाते हैं? इट डिपेंड्स। अब आप कहेंगे कि आप सेफ खेल रहे हैं, हाँ लग तो रहा है। इट डिपेंड, वो जब नहीं समझ आती बोले इट डिपेंड्स। It depends. डिपेंड्स, ये बड़ा कॉर्पोरेट वर्ड है ये, मतलब आंसर देने का बड़ा अच्छा तरीका है, बिना फंसे हैं। जी। तो महंगे कर्ज से होता क्या है ना कि बिजनेस टर्न अराउंड जो होता है ना, वो उसमें मदद से ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि रिटर्न एक्सपेक्टेशन जैसे मैंने कहा वो आपकी बात हो गई। महंगा कर्ज ग्रोथ और विस्तार के लिए तो वैल्यूएबल साबित हो सकता है इफ़ मैनेज्ड प्रॉपरली। इफ़ एंड बट बहुत हैं इसमें। तो अगर आप अच्छे से मैनेज कर पाने की स्थिति में हैं, जैसे मैंने डेट सर्विसिंग का आपको एग्जांपल दिया, अगर आप अच्छे से मैनेज कर पाते हैं तो ये महंगा कर्ज या फिर प्राइवेट क्रेडिट कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कर्ज कर पाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादा और महंगे कर्ज लेने से ना आपकी वित्तीय दिक्कतें बढ़ जाती हैं, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हाई रिटर्न प्रोजेक्ट या किसी अधिग्रहण के लिए अगर आप कर्ज ले रहे हैं एंड इट इज़ प्रूविंग गुड फॉर योर कंपनी या फॉर योर बिजनेस, तो अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा हमेशा ही गलत है, कुछ अच्छी बातें भी हैं। टर्न अराउंड या आपके लिए लकी या वैल्यूएबल तभी साबित होता है या उसे आप मैनेज अच्छे से कर लीजिए और जिस मंशा से आपने लिया उस हिसाब से रिटर्न आ जाए, या फिर आपने जो अधिग्रहण किया, कुछ एग्जाम्पल से चलते हैं अगर जी। तो वो अधिग्रहण आपके फेवर में आना चाहिए, आपके हिसाब से उसके रिजल्ट्स भी दिखने चाहिए। आपने कोई कंपनी खरीदी, वो आपके बिजनेस में पॉजिटिव के रूप में या वैल्यू एक्रीशन के रूप में ईपीएस एक्रेटिव हो वो, तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। प्लस आजकल क्या हो रहा है कि एक तो एआई का ज़माना है जी। आप नई टेक्नोलॉजी में निवेश कीजिए, या फिर कारोबार की आप रीस्ट्रक्चरिंग करना चाहते हैं, कुछ उसको स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, उसके लिए आप पैसा ले रहे हैं। जैसे टाइम बदल रहा है, बहुत एग्जांपल ये भी है, कोडेक्स से शुरू हो जाता है, जो आपने समय के हिसाब से, नोकिया भी एक एग्जांपल है उसका, कि आपने समय के हिसाब से अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने कारोबार को नहीं बदला, आप एडमेंट रहे, ढीठ कहते हैं ना वही स्टिक हो गए, मेरा चिपक बिजनेस गए मैं थे। नहीं बदलूंगा यार इसको। खत्म होने में देर नहीं लगेगी, समय बहुत भाई जल्दी बदल हमारे ज़माने में, अब मेरी उम्र का अंदाजा मत लगाना, हमारे ज़माने में क्या होता था, हमें मोबाइल कब मिला जाके, जब हम ग्रेजुएशन में थे, और हमारे बच्चों ने खेला ही मोबाइल से है। तो टाइम के हिसाब से चीज़ें बदली है ना, उनके लिए खिलौना है जिसको हमने मेहनत से, मशक्कत से, सोच सोच के पैसे जोड़ जोड़ के लिया। बिल्कुल सर, समय के हिसाब से चीज़ें बदल रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं। तो जो बंदा समय के हिसाब से अपनी टेक्नोलॉजी में इनोवेशन के लिए पैसा लगा रहा है, कर्ज ले भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और वो रिटर्न्स अच्छे आ जाएंगे उसके, इट्स नॉट बैड। तो अब इट डिपेंड्स, आपको समझ आ गया होगा। मुझे लगता है ना सर, ये वाला जो लास्ट वाला जो सवाल था,
ये बड़े कॉर्पोरेट्स को तो छोड़ दीजिए, ये जो हमारे को देखने वाले आम बिजनेसमैन भी हैं ना, उनके ऊपर भी फिट बैठता है कि आप कोई कर्ज ले रहे हैं, प्राइवेट ही भी ले रहे हैं, क्योंकि सब तो आईपीओ नहीं लेने जा रहे, ना ही सब बैंकों के पास जाना चाह रहे, तो प्राइवेटली भी ले रहे हैं, तो अपनी क्या कहते हैं वो, जितनी चादर हो वाला हिसाब है ना, अपने पैर। कि उतना ही आपको लेना चाहिए जितना आपको पता हो कि हमारी कैपेसिटी है और हम जहाँ लगाने वाले हैं उसकी ग्रोथ की संभावना ज़्यादा है, ताकि वो रिटर्न आ सके और आपको चक्रवृद्धि ब्याज के जाल में ना फंसा दे। एम आई राइट सर? और शायद हम वो शायद नहीं सर, 100% हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिन्होंने मोमबत्ती के दौर से इस दौर में आए हैं, तो हम वो सीख के आए हैं, और आज की जो पीढ़ी है उनको तो खैर आज का शो सर वाकई दर्शकों के साथ साथ मेरे लिए भी आई ओपनर रहा है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि मेरा तो हो गया जो मुझे बोलना था। मेरे ज्ञान देने के बाद आप कितना ज्ञान दे रहे हैं, दैट मींस मैं आपको समझाने में सफल हुआ। मुझे सर ने जो समझाया मुझे समझ आया। उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि डेफिनेटली मुझे सर ये आम लोगों के नज़रिए से ज़्यादा बेहतर सुनाई दे रहा है चीज़ें। हमारे इतना ज्ञान देने से कहेंगे ना, दुनिया इतना ज्ञान दे रहे हैं बैठ के, तो ज्ञान देने से अगर मैं कह रहा हूँ आधा घंटे में से एक भी बात अगर अच्छी लग जाए या कुछ समझ में आ जाए, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट का तरीका या फिर द वे यू इन्वेस्ट या द वे यू डू योर बिजनेस वो समझ आ जाए, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। मैं कोई बिजनेस गुरु नहीं हूँ या कोई वो नहीं है, लेकिन कुछ मैंने पढ़ा, मुझे ठीक लगा, मुझे सोचा शेयर करना चाहिए। एग्जैक्टली कुछ टेक्निकली ये चीज़ राइट कुछ हो रहा है, मतलब इंडस्ट्री में जो नया इवॉल्व हो रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अननोटिस्ड हैं, अनटच्ड है, जिसके बारे में ज़्यादा बात ही नहीं हुई। लेकिन आप चीज़ों को जोड़ के देखिए, डॉट्स बनाई, जोड़िए ना, लाइन बन जाएगी, कहीं कहीं तो सर्कल बन ही जाएगा और फिर समझ आएगा। राइट, एग्जैक्टली। तो सर आज का आई ओपनर बहुत बढ़िया रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर करी हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं और स्पेशली जो बिजनेस लाइन में है, उनको ये चीज़ सीखने को ज़रूर मिली होगी कि ठीक है, बड़े कॉर्पोरेट जो कर रहे हैं वो गलती आप मत दोहराइएगा। ये ही है आज का आई ओपनर। फिलहाल आज के इस मुद्दे में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए आई ओपनर एपिसोड, नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।